मनोज तिवारी जी, क्योंकि आपके साथ मैंने पश्चिम बंगाल का दौरा और एक दिन आपका जो पूरा चुनावी अभियान था वो कवर किया, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 के पार ये नारा था, लेकिन 2 अंकों में सिमट गए वहाँ पर, मुद्दा विहीन, और साथ ही किस तरीके से वहाँ पर कमियां रह गई उसको दरकिनार करते हुए अगर अब उत्तर प्रदेश चुनाव में फोकस किया जाए तो ना यहाँ पर चेहरा विहीन राजनीति है आपकी, ना यहाँ मुद्दा विहीन है, मुद्दे भी तमाम सारे हैं, चेहरा भी है। अब की बार 300 के पार, 300 से प्लस सारे ही जो आपके दल के नेता है वो यही कह रहे हैं। कैसे साकार होगा ये सपना? क्योंकि एक मुद्दा ये भी है कि फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर लाना है, ठंडे बस्ते में वो एक तरीके से नज़र आ रहा है। बातें तो बहुत हुई, बहुत सारे अभिनेता उसके सपोर्ट में सामने आए, रवि किशन जी भी थे, आपके अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन कहाँ चला गया ये फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो सबको नमस्कार जो लोग सुन रहे हैं, और आप सबको आपके सवाल का भी स्वागत है। फिल्म सिटी का मुद्दा कहीं किसी ठंडे बस्ते में नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहा है और ज़मीन पे वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइए मालिनी जी, जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने हैं वो हो रहा है। मैं ग्राउंड पे भी जाके आया हूँ। वो एक निश्चित रूप से उत्तर भारत के लिए एक बड़ा उपलब्धि है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कदम उठाने के लिए हम जैसे लाखों कलाकार उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से हम लोग पश्चिम बंगाल में साथ गए थे, और आपकी आँखों ने भी और आपके कैमरे ने भी देखा था जो जिस प्रकार से लोग समर्थन में खड़े थे। तो वो तो आपको देखने आ रहे थे ना सर, वो वोटों में तो तब्दील हो नहीं पाए। जी, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। मैंने देखा था ये, और ये सच है कि वहाँ पर मनोज जी को देखने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की भीड़ थी, और वहाँ पर इन्होंने बांग्ला में भी गाना गाए हैं। नहीं, निश्चित था, लेकिन हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। किसी स्टेट में जहां हमारा खाता ही न खुला हो, हम मात्र 2 विधानसभा के साथ खड़े हों, उस प्रदेश में हम एक ऐसा माहौल खड़ा कर दें कि कम्युनिस्ट समाप्त हो जाए। वो कम्युनिस्ट जिसने न जाने कितने चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया, भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, वामपंथी राइटर्स ने भारतीय इतिहास को छेड़छाड़ किया, महान नायकों को छुपा दिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में 1 सीट भी नहीं ला पाई, और हम 77 पे पहुँचे। हम समझते हैं उसमें बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम तो जनमत को बड़ी सिर झुका करके स्वीकार भी कर लेते हैं, इसलिए हमने कर लिया। उसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो दृश्य है, वो सबके सामने है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज हम 77 तक गए हैं, आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के दिलों में भी समा जाएगी। आप वहाँ स्टार कैंपेनर थे। जी जी। आपने वहाँ भीड़ जुटाई। जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव महज 6 महीने दूर है, इस बार भी आपको पार्टी उतारेगी ही, कैंपेन आप करेंगे ही। दिल्ली से यहाँ लखनऊ कई बार आपको आना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन इस बार आप पश्चिम बंगाल से अलग क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर आप ही की सरकार है, 4.5 साल राज भी हो चुका है, लेकिन अब आगे की बात, यानी कि 2022 जो चिड़िया की आंख है, उसे कैसे भेदेगी? देखिए, हम तो सिर्फ अपने कार्यों की बदौलत ही लोगों का समर्थन मांगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्ष में जो कार्य कर दी है, वो किसी भी क्षेत्र में, मैं समझता हूँ जब सत्य के धरातल पे और तर्क के आधार पे बात करनी होगी, तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति काम के आधार पे तो हमें वो जरा भी झुका नहीं सकता। और देखिए, खौलाना एक अलग बात है, खौलाने में तो विपक्ष माहिर है, वो किसी मुद्दे पे खौला सकता है, लेकिन वास्तव में एक सस्टेन्ड डेवलपमेंट के साथ लोगों के इच्छाओं को, सुविधाओं को देना, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वही हमारा एजेंडा आगे रहेगा। हमने जो कहा है वो किया है। आज देखिए, हम भी उत्तर प्रदेश के बनारस में हमारा घर है, और मेरा गांव
बिहार में है, लेकिन मेरा जन्म बनारस में हुआ और मेरी माँ, सब लोग यहीं रहते हैं। हमने अपनी माँ की भाषा में जो सुना है वो उसका वर्णन जैसे मेरी माँ करती है, जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे वो अपराध से मुक्ति की बात हो। हालांकि हम ये मानते हैं कि अपराध से मुक्ति एक लक्ष्य नहीं है कि यहाँ आके हमने अपराध से मुक्त कर दिया, वो सतत प्रक्रिया है। लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के हित में गरीबी हटाओ का नारा देना अलग बात है। गरीबी हटाने का सही तरंग से काम करने का काम बीजेपी ने किया, चाहे वो कोरोना के संकट में हो, चाहे वो फिर ये कोरोना के संकट पर तो बाद में बात करेंगे मनोज जी, क्योंकि 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो, चाहे लोगों को वैक्सीन देने की बात जो हो, बीजेपी ने रट लिए हैं। सस्टेन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में अच्छा काम, ये आपके जितने मंत्री आते हैं यहाँ मंच पर, जो एक्टिव तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इनएक्टिव तौर पर जुड़े हैं, ये कई सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो उनके फिंगर टिप्स पे रहते हैं। हम करंट बोल रहे हैं, हमने आयुष्मान की बात ही आप नहीं की, हमने काशी से उज्ज्वला जुड़े की हुए बात ही नहीं हैं, की। आप भोजपुरी फिल्मों में एक्टिव रहे हैं, दिल्ली में अभी आपकी राजनीति है, आप पैन इंडिया आपका हम देख रहे हैं कि पूरा आपका वर्चस्व है। लेकिन जब आप बंगाल में जाते हैं तो बंगाल के हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यूपी के हो जाएंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी एक, ये तो मेरा भाग्य है कि हम पैदा हुए कबीर चौरा अस्पताल बनारस में। हमारी पहली क्रिकेट खेलने का काम बंगाल में हुआ, वहाँ रहे सॉल्ट लेक में, फिर हम दिल्ली के झुग्गियों में रह के टी सीरीज में गाने के लिए संघर्ष किए, फिर हम वहीं से एक्टर बन गए तो जाके बम्बई चले गए, फिर दिल्ली बुला ली। उत्तर प्रदेश बिहार कैसे छूट सकता है? अब माने न माने हम तो इसी के हैं। मैंने सुना है कि निरहुआ जी बड़ी अच्छी तुकबंदी करते हैं आपके साथ, एक अरे बड़ा अच्छा वो तालमेल है आपका। तो क्योंकि यहाँ पर अब गीत संगीत की शुरुआत हो ही चुकी है निरहुआ जी, मनोज जी को तो आप गुरु जैसा मानते होंगे। मैंने देखा कि जब आप मिले तो आपने पैर छुए और इनका आशीर्वाद लिया। आज जवाब देंगे या फिर वही नहीं, आदर का, सम्मान का ही रिश्ता हमेशा रहेगा? नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भैया को प्रणाम करता हूँ, राजू भैया को प्रणाम करता हूँ, मालिनी जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। और आपने एकदम सही कहा, मनोज भैया हमारे लिए गुरु हैं। और जो भी कलाकार गायकी से फिल्मों में आए, उनके लिए तो इनको भगवान की तरह ही हम लोग देखते हैं कि इन्होंने ही एक रास्ता दिखाया हम लोगों को कि एक गायक भी हीरो बनने के बारे में सोच सकता है। तो वो सम्मान तो जीवन भर रहेगा, हमेशा रहेगा। जहाँ तक बात है जुगलबंदी की, गायक हीरो बनने के बारे में सोच सकता है, उसके बाद हीरो बनने के बाद राजनीति में भी आने के बारे में सोच सकता है। हाँ, वो सारा रास्ता यही दिखाते हैं जी, बिल्कुल। तो थोड़ी गलती हो गई कि आप अब जहाँ पर आप चुनाव लड़े वहाँ पर आप अखिलेश यादव से हार गए। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नाम के साथ आपको पार्टी ने उतार दिया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो अफसोस को दरकिनार कर दें तो राजनीतिक करियर तो आपका अभी तक का अच्छा ही रहा है। नहीं, वो अभी भी वहाँ सांसद मैं ही हूँ, क्योंकि जिनको हमारे आजमगढ़ की जनता ने चुना वो कभी जाते नहीं हैं, जाता मैं ही हूँ वहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं है। और चूंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का कारण एक ये भी था कि हीरो की एंट्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जब एंट्री बड़ी होती है तो अभी तो हमने एंट्री मारा है, अभी तो इंटरवल, उसके बाद क्लाइमेक्स, बहुत टाइम है अभी। तो वो तो खाली अभी शुरुआत थी। जो लोग सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी मैं सुन रहा था, एक को सीटियां ना छोड़ी, समझ गई ना? हाँ, एक भी सीट नहीं छूटेगी। हाँ। 403 की 403 आएंगी। हमारी कोशिश तो यही है। तो यही हाँ रहेगी। वही, जब हम 403 के लिए लक्ष्य लेके चलेंगे तब 300 पार करेंगे ना। ठीक है जी। मालिनी जी, आपकी मैं कुछ तस्वीरें देख रही थी ट्विटर पर। हाल ही में आप काशी गई थी और काशी को क्योटो बनाने का सपना तो प्रधानमंत्री ने देखा ही है। आपको लगता नहीं कि जो एक आप बड़े स्तर पर सपना देखते हैं, एक बड़ी सिटी, इंटरनेशनल सिटी, उसको ध्यान में रखकर काशी में इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और फिल्म्स के क्षेत्र में उस शहर को लेकर भी विकास, और संपूर्ण उत्तर भारत में उस क्षेत्र को लेकर विकास, क्योंकि आप एक कलाकार हैं। जब एक कलाकार किसी जगह पर जाता है तो उसको अपनी कला के नज़रिए से देखता है, उसी चश्मे से देखता है।
तो कहीं कोई अफसोस रहा काशी जब आप गई, या और शहरों में भी आप ट्रैवल करती हैं, वहाँ पर कला को लेकर अगर एक तरह से कम प्रयास किए जा रहे हैं या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर मलाल रहता है? नहीं नेहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर भारतीय के लिए, हर सनातन विश्वास वाले के लिए काशी का अर्थ है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, और ये शुरू से एक दूसरे के पूरक रहे हैं मैं कहूँगी। और 2014 के पहले जो भी बनारस काशी गया है, बाबा के मत्थे पे मत्था टेका है धाम पर, वो यदि अभी 2 महीने पहले यदि गया हो तो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ये जो कुछ हुआ है ये एक चमत्कार से कम नहीं। और वास्तव में हम आपको कह सकते हैं, हम सोमनाथ जाते थे या हम किसी और मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर सब यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे बाबा का इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है लेकिन वहाँ घुसने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, कि धक्का अमुक की सब। और वहाँ पर अभी इस समय इतने चमत्कारिक ढंग से जो प्रांगण बना है, ये मुझे लगता है पीढ़ियाँ ऋणी रहेंगी काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान स्वरूप है। मुझे याद है कि जो 3 स्वर्ण कलश हैं उनको देखने के लिए हम लोगों को रात में ऐसे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि दर्शन के बाद स्वर्ण शिखर को देख करके ही हम लोग वापस आते हैं, वो दिखाई नहीं देते थे। अब 3 शिखर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये एक किसी भी आस्था वाले व्यक्ति से पूछिएगा, उसके लिए इससे बड़ी विजय कोई नहीं, काशी के संदर्भ में कह रही हूँ। दूसरी बात, काशी के ट्रैफिक, एक सेकंड बस, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि आप कह रही हैं कि काशी में बहुत विकास हुआ। एक अभी नहीं, मैंने तस्वीर आई सिर्फ अभी थी, मंदिर की बात करी, आपने मंदिर प्रश्न से कला जुड़ा का हुआ पूछा है था। और एक ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है, शमशान भूमि। क्योंकि अभी जब जलस्तर बढ़ा गंगा का, तो एक तस्वीर आई जिसमें गलियों में शव को जलाने की नौबत आ गई। तो एक डेडिकेटेड शमशान घाट इतनी बड़े शहर में, जिसका नाम विश्व विख्यात है, आप खुद ही कह रही हैं कि काशी मंदिर और तमाम देखिए, तरीके के कोरोना के डेवलपमेंट किए समय गए। जो हुआ वो असामान्य था और वो मानवीय कोशिशों से परे वो एक ऐसी त्रासदी थी कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि विश्व में, अमेरिका में फिर अभी हाल शुरू कल परसों से हो गया, आप देखें, वो हर व्यक्ति के लिए उसको अब सामान्य परिस्थितियों से न जज कर सकते हैं न निर्णय। एक कोरोना की बात करी नहीं रिमाली जी, बारिश की बात, ये अभी बारिश और बाढ़ की बात मैं कर रही हूँ, पिछले हफ्ते की तस्वीर है। मैंने उसको नहीं देखा जिसकी नहीं, बात मैं, करी, लेकिन कुछ बोल सकता हूं, मैं बोल दूं? जी जी बिल्कुल, मनोज जी जवाब दीजिए इसका। मैं आपको बताऊं, जो भी मणिकर्णिका श्मशान घाट पे गए होंगे उनको पता चलना चाहिए, वहां पे वो लगभग 6 से 8 स्तर का श्मशान घाट है। मनोज जी, तब भी जगह नहीं मिली, गलियों में करना पड़ा। हाँ, पानी बड़ा होगा तो ऊपर भी जलाने की व्यवस्था है। मणिकर्णिका घाट पे वहां तो हम लोग बैठ के साधना की वहां व्यवस्था वैसे है। हम तो भी 4 दिन अभी बनारस रह के आ रहे हैं, हमारे नजर में खबर नहीं। आप अच्छा भी देखिए, सिर्फ आता है नकारात्मक वो। मत चलिए ठीक है, देखिए। अच्छा भी देख लेते हैं। काशी की बात आपने करी थी, मुझे लगता है कि ट्रैफिक और काशी की सड़कों का, काशी में नगर तक पहुंचना एयरपोर्ट से, ये इतना बड़ी चुनौती थी। जो फ्लाईओवर है और अभी हाल में जो रुद्राक्ष कला की आपने बात करी, एक विश्व स्तरीय प्रेक्षागृह की बहुत समय से डिमांड थी, और रुद्राक्ष जिस प्रकार का बना है काशी में, मुझे लगता है अच्छे मंच की, वहाँ तो हम लोग घाट में ही कार्यक्रम करते थे, लेकिन जो पुराना है नागरी नाटक, उसकी स्थिति अभी जीर्ण शीर्ण बहुत प्राचीन है। तो रुद्राक्ष की भी व्यवस्था हुई। और जो आपने कलाकारों के भी आपने बात करी, मुझे याद है कि हमारे पंडित राजन मिश्रा जी जो नहीं रहे कोविड से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो BHU में अस्पताल का जो सेंटर, जो कोरोना का सेंटर जो घोषणा की, वो पंडित राजन मिश्रा जी के नाम पर की है। तो ये संवेदना दिखाती है। जो चीज़ अपने बस में नहीं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बतौर एक कलाकार, हाँ, 1.5 वर्ष से बतौर कलाकार हर कलाकार के लिए मुश्किल का समय रहा है, क्योंकि मंची प्रस्तुतियाँ नहीं हो रही हैं, कलाकारों को उनके कार्यक्रम नहीं हो रही। वो एक व्यक्तिगत हताशा हो सकती है, हर कलाकार दिक्कत में है। लेकिन मुझसे पूछें तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा उत्तर प्रदेश पर मुझे बड़ा अभिमान है। कहीं जाती हूँ तो मेरे पहचान उत्तर प्रदेश के रूप में होती है। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आज की तारीख में, आपने जो भी पूछा कि वोट कितने बनेंगे, कितनी सीटें, मुझे ये मालूम है कि हर व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति करे, यदि उसको किसी दल या व्यक्ति पर विश्वास हो। और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी पर हृदय से विश्वास करने का मन बना चुकी है। और मैं महिलाओं के पक्ष से बात कर रही हूँ, क्योंकि जब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है तो इसका सबसे बड़ा सीधा लाभ महिलाओं को है। और वो भी हम लोग देखेंगे मार्च अप्रैल में
वोटों में किस तरह से। क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया है, ओलंपिक्स में भी महिलाएं बहुत नाम कर रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। राजू जी कैसे बधाई देंगे, क्योंकि हार तो हुई है लेकिन कहीं ना कहीं गर्व से सर ऊंचा भी होता है। इतना सम्मान दिलाया देश को इन महिलाओं ने। महिलाओं ने गर्व तो बढ़ाया देश का, लेकिन एक बात मैंने छुपा रखी है, किसी को नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ। मैं दौड़ में मेडल ले आऊँ मैं खुद यूँ, 100 मीटर की दौड़ दौड़ा लो, 500 मीटर की दौड़ दौड़ा लो, मैं गोल्ड ले आऊँ, लेकिन क्यों नहीं लाया? एक बार लेके आ जाओ, घर में कौन झेलेगा? जाओ दौड़ के दही ले आओ, जाओ दौड़ के सब्जी ले आओ। तो वो भी संभालना पड़ता है। लेकिन नेहा जी आप जो बात कर रही हो वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग मऊ जा रही थी, जब न्यूज़ में देख रहे अतीक का मकान गिर रहा है, बड़बड़ा के गिरा, मुख्तार अंसारी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जेल जा रहे हैं। अच्छा यूपी आ गए? नहीं आ नहीं रहे थे, नहीं आ गए, वो आ रहे हैं, देखो वो आ रहे हैं, बिरयानी खाते आए रास्ते में हैं। अपराधी मनोज भैया, वो कार पलटी जा रही है नहीं सच्ची पलटी थी, सच्ची पलटी थी भाई। तो ये कारें पलट रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं अवैध, हाँ। और हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, आज तक में देख रहे हैं, मऊ जा रही, आप गुस्से से बैठी हो। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो मुस्कुराओ, इतनी बड़ी बात कर दी हमने। कल साइकिल यात्रा इतनी बड़ी बात हम जल्दी करते नहीं है। आज मेरे साथ जो बवाल हुआ है मनोज भैया, सब मेरे पीछे पड़े हैं। एक से हम सुप्रिया जी, सिंपली मैंने भैया एक आदमी से कहा कि लखनऊ में वैक्सीन कहाँ लग रही है, तो ऐसे कि बाएं हाथ में लग रही है, बाएं हाथ में। हमने कहा एड्रेस तो बताओ यार। हमने कहा क्या छाती में लग रही थी? बाएं हाथ में लग रही, पता है? तो कह रहे नहीं हम बता दें आपको, गलत फहमी ना रहे। कम आफत है हमारे सर पे। कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्ती की लिखी हैं, इनका कोई फॉलो नहीं होता। मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि इनको बदलवाएं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलो, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। हम 1.5 घंटे खड़े हो गए, हमने लिखा है तो कोई स्वागत करेगा? एक आदमी नहीं आया। एक जगह वहाँ चारबाग स्टेशन पे लिखे हैं, ये किसका दिमाग, वो आदमी नहीं मिल रहा हमें। चारबाग स्टेशन पे क्या लिखा है? कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने कोशिश किया, कोहनी छिल गई। एक सबसे गंदा जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ की मेयर से तो मैंने बता दिया, उन्होंने कहा मैं इसको बदलवाऊंगी। वहाँ लिखा है सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए। तो हम कायस्थ लोग बकवास हैं? सब कुछ बनिए हैं? नहीं, बनिए भी हैं सच्चे देशभक्त, मगर अवस्थी भी हैं, यादव भी हैं और तिवारी भी हैं, सब लोग हैं। सच्चे देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, यही है, चला लो देश भी तुम्ही। एक ये तो मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी भी हैरान हो गए। योगी जी, हमने कहा महाराज जी वहाँ बड़ा अजीब लिखा हुआ है आपके बंगले के बाहर। तो ऐसे कि क्या लिखा है? हमने कहा वहाँ लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है। तो हमने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात लिखी है। तो बोले तो ठीक लिखा है। हमने कहा नहीं, वहाँ नीचे कोई कर्मचारी आपका लिख गया, जोर से लगी हो तो बात अलग है। उन्होंने अधिकारियों को बुला के डांटा। तो ये चल रहा है देश में, पहले ये ठीक करो। 300 प्लस सीटें तो आ ही रही हैं, वो तो हाँ पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर के बाहर लिखे हैं बच्चे 2 ही अच्छे। हमने कहा चलो भाई परिवार नियोजन का संदेश दे रहे हैं, बच्चे 2 ही अच्छे। घर के अंदर गए, 6 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। हमने बाहर लिखा आपने बच्चे 2 ही अच्छे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। ठीक हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो ठीक हो जाएगा।
बस ठीक है। तो वक्त बताएगा। जी, खैर राजू जी, अब थोड़े जी, जी, सीरियस बात भी गंभीरता, कर लेते हैं। गंभीर, आप फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा हैं। जी जी। 4 साल बाद फिल्म सिटी की याद आई इस सरकार को। 4 साल पहले कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। इसकी मांग चल रही थी 25 साल से। 25 साल से मांग हो रही थी। आप मतलब बहुत छोटी थी आपको। तब आप उतना न्यूज़ नहीं देखती होंगी। तो पहले अखिलेश जी की सरकार में ये हुआ कि भाई पत्थर लगा, उद्घाटन वगैरह हुआ उन्नाव की तरफ, सबको मौज आ गई, सब पत्थर देख के खुश हो गए। तो उधर से वो जब भी निकलते हैं तो पत्थर देखते हैं, बोलते उनको किसी ने बताया ये पत्थर ही फिल्म सिटी है। उनको भाई उनकी लाइन नहीं है। अखिलेश जी की, मायावती जी का ये प्रोफेशन नहीं है भाई। फिल्म सिटी से उनका क्या संबंध? वो सोचिए यही होती होगी फिल्म सिटी। हाँ, एक पत्थर लगा, ये कर दिया गंगा किनारे, फिल्म सिटी बन गई। उनको बताया नहीं फिल्म सिटी होती है, स्टूडियो होता है। बोले नहीं नहीं वो अभी नहीं, वो योगी जी कराएंगे। खैर, तो योगी जी के बारे में पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो चीज़ ठान लेते हैं वो करते ज़रूर हैं और अवश्य करते हैं, वरना फिर गाड़ियाँ पलटने लगती हैं। और ये जो फिल्म सिटी का हुआ है ना, उसके साथ साथ जेवर के एयरपोर्ट को भी ध्यान में रख के देखना चाहिए। इतना बड़ा, मैं चूँकि सिविल एविएशन का मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ एज सांसद, तो अगर उस पूरे स्वरूप को जेवर से दिल्ली के बाहर एयरपोर्ट, जो मेन एयरपोर्ट है दिल्ली हाँ, तो का, मेट्रो लाने की भी बात थी, पूरा कनेक्टिविटी उसको जी हाँ, वो लाने की बात नहीं, वो ऑलरेडी प्लान में है। मेट्रो का हमें नहीं पता, लेकिन एक 6 लेन हाईवे जेवर से एयरपोर्ट दिल्ली को जोड़ना, और वो जेवर के एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे इतना बड़ा फिल्म सिटी का पूरा प्लान है। जगह जगह मैं बता निश्चित रहा हो हूँ, चुका है जी। वो मेरे विभाग है, मैं कोई पागल थोड़ी मैं बैठा हूँ। मैं ही चेयरमैन हूँ। अच्छा, नेहा को पता भी नहीं। आपका तारुफ तो मैंने कराया था अब जब उर्दू में बोलें, सोचिए उसके उर्दू बाद बोलेंगे आपका तो चुप हो परिचय, जाएगा। उसके बाद आपका परिचय आपने खुद दिया। आपने इतने रंग भरे हमारी इस जी महफिल हाँ, जी में। हाँ। लेकिन अब अच्छी बात भी तो कर अच्छी लें, बात अब कर लीजिए। बोले जा रही हो तो उसमें क्या है कि वहाँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे मान लीजिए 2 जाके चिन्हित हो गए हैं, और हाईवे के साथ साथ पैरेलल रोड भी बन गई है, अंदर भी रोड्स बन गई हैं, और इलेक्ट्रिक और पानी की व्यवस्था हो गई है। और जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक वो ड्राइवरलेस टैक्सी बहुत जल्दी वहाँ चालू हो जाएगी, प्लान में आ गई, क्योंकि वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क भी फिल्म सिटी के अंदर है। तो ये सिर्फ फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं, ये टूरिस्ट स्पॉट भी होगा, लोग घूमने भी आएंगे, देखने भी आएंगे। तो इलेक्ट्रिक वाली कार नहीं होती हैं, देखिए मैंने बड़ा देखियो कहाँ बनी है, देखिए जो। मैं ऑटोमोबाइल्स कवर करती हूँ, मेरी अच्छा। बीट है वो। ओके। तो मैं हर साल ऑटो एक्सपो में जाकर ये अरे जो वो सब झूठ बात है। तो जेवर एयरपोर्ट से वहाँ से आएगा मतलब इलेक्ट्रिक कार, वो 8-8, 9-9 लोग उसमें बैठ सकते हैं, ड्राइवरलेस होगा, वो अलग व्यवस्था हो गई है। सोमवार को, इस सोमवार को डीपीआर प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे रेस्पेक्टेड माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, योगी जी के सामने। एक बार डीपीआर अप्रूव हो गया तो फिर इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी, और हम लोग 1 महीने के बाद इसका शिलान्यास कर लेंगे। असली वाला, वो वाला नहीं कि खाली पत्थर असली देख रहे हैं। नकली क्या होता है? असली नकली होता है जो बस पत्थर गाड़ा और चले गए, बाद में सुअरिया ने पत्थर गिरा दिया। सुअरिया घिसती है ना इसे। हाँ वो देख सुअरिया, माली जी झूठ नहीं बोले, जो पत्थर होता है आपको बहुत पता है, तो फिर वो इसलिए पत्थर गिर जाते हैं। तो इसलिए पत्थर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सचमुच का शिलान्यास करके और उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये सिर्फ फिल्म स्टारों और हीरो हीरोइन तक की बात नहीं है, ये लाखों युवाओं के लिए रोजगार का विषय है।
इसलिए मामला गंभीर है। लेकिन ये सब बातें मैं हंस हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि बन कोई वो थोड़ी रहा है, ऑफिस थोड़ी बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है जहाँ नाच गाना होगा। तो नाच गाने की तरह हम बता रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी, आप बताओ। कि ये फिल्म सिटी के संग संग कला की जो आपने बात की, पूरे देश भर के कलाकारों के लिए भी वहाँ पर ये व्यवस्था है कि जो चाहें अपने लिए, चाहे एक संस्थान के रूप में, अपनी एकेडमी, अपना ऑडिटोरियम, उनको भी इसमें भूमि आवंटित की जाए। तो इसको सिर्फ फिल्म सिटी के रूप में नहीं देखा जाए। और आपको आश्चर्य होगा, मैं नाम लेके बताना चाहूँगी कि जिस समय ये हलचल चल रही थी, न्यूज़ में आ रहा था कि माननीय योगी जी का ऐसा प्लान है कि वो फिल्म सिटी के लिए पहल कर चुके हैं, तो उस समय 2 देश के बड़े कलाकार, एक मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, राशिद खान साहब कलकत्ता से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो बदायूं साहसवान घराने के बदायूं में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं अब वापस आना चाहता हूँ, क्या इसमें हमको ज़मीन मिल सकती है कि आज शागिर्दों को पे हम यहाँ पर सिखाएं, और मैं यूपी लौटना चाहता हूँ। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा। और ये एक बहुत बड़ा भरोसा है कि एक कलाकार को यदि ये लगे कि वो वापस अब आ करके 50 साल बाद यूपी वापस आकर यहाँ पर सिखाए। पंडित बिरजू महाराज जी, उन्होंने भी मुझसे कहा कि हम लोग यहाँ पर आकर, क्योंकि वो कई लोगों ने कहा कि ये किस रूप से कैसा इसका प्रारूप है, चूँकि बहुत बड़ा, बहुत विहंगम, और कल्चर में फिल्म विल बी अ पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा ऑडियो एडिटिंग और आर्ट के जितने, और जो अम्यूज़मेंट पार्क बताया राजू जी ने, वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा है कि 2 साल के बाद मेरे ख्याल में पूरी शेप आएगी। जीमे का मतलब भी बता देती ना, क्योंकि काफ़ी सारी जनता सब समझ गए। नहीं, मतलब समझ गए मेरे ख्याल में। नंद भौजाई सहेली हैं और भाई लिवाने आया है, लेकिन अपनी सहेली नंद से ही कह रही कि चाहे भाई आज रूठे, चाहे चले जाएं, मैं उनको रच रच के भोजन कराऊंगी, सब करूंगी, लेकिन उनके संग अपने मायके नहीं जाऊंगी। यानी इतनी प्रसन्न है, इतनी मगन है ससुराल में, पूरे सुख में, वो आनंद में, मायके नहीं जाना चाहते। निरहुआ जी, पार्टी दफ्तर से कॉल आ चुका है कि किस तरीके से आपको भूमिका निभानी है इस बार चुनाव में, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ कैंपेन करना है? अभी तो नहीं, पर जब आदेश मिलेगा तो निकलेंगे, हम लोग जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। पर अभी रक्षाबंधन की बात हो रही थी तो मुझे राजू भैया की अभी याद आई। राजू भैया घर से फोन आया था, कुछ शिकायत इनके घर से आई थी। हाँ, क्या रक्षाबंधन को लेके। मेरे बहुत शिकायत है। बता दीजिए जरा। वो जो आपको रक्षाबंधन। हाँ, अरे मेरी बुआ और हमारी बहन सब नाराज चल रहे हैं हमसे। क्या वो हमारी बहन हमसे बोली, राजू अब तुम हम लोग को भूल गए, हम लोग सगे हैं, सगे खून हैं, हमें भूल गए। अब दीदी किसको बनाए? ममता बनर्जी को। अब राखी उन्हीं से बंधवाना, हम लोग तो मर गई। अब बुआ वही हैं, लखनऊ जाओ बार बार वही बुआ हैं, मायावती। हाँ, हम लोग अब नहीं, वही बुआ हैं, वही दीदी हैं, सगे वाले सब मर गए, अब तुम्हारे लिए यही हैं। तो हमने कहा ऐसे क्या बोल रही हो? तो ऐसे तो हमारे मामा भोपाल में रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो मेरा मानना है ये जबरदस्ती के रिश्तेदार हम लोगों को थोपे गए हैं, जितने हैं उनको निभा नहीं रहे हैं। मायावती जी ने हमें आज तक एक चॉकलेट नहीं दिया, और हैं बुआ। तो ये जो है रिश्ते, मैं तो फिर मायावती जी बोलता हूँ, नहीं तो मेरी बुआ गुस्साती हैं, कहें चप्पल मारेंगे, वही अब बुआ हैं। तो ये चल रहा है। ज़्यादा दीदी भी मत बोलिए, फिर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है आपको। दीदी से? दीदी और दीदी पे बहुत बवाल हो गया था, इसलिए थोड़ा संभल कर। दीदी, ओ दीदी, ये तो बहुत प्यार से कहा था उन्होंने, पता नहीं किसने घुमा दिया। हाँ, एकदम अच्छे से कहा था। हम लोग भाई दीदी दूर खड़ी तो ऐसे तो कहेंगे दीदी, फिर नहीं सुना, ओ दीदी। ये थोड़ी साथ में कहा था भाई बहनों। तो ये तो बहुत अच्छा प्यार और रिस्पेक्ट का है, इस तरह से पुकारना। मनोज जी, क्योंकि शिलान्यास की एक जिक्र यहाँ पर राजू जी ने किया है, असली शिलान्यास, नकली शिलान्यास, लेकिन इस बीच एक शिलान्यास हो चुका है राम मंदिर का। वक्त पर आएगा राम मंदिर, क्योंकि जो डेडलाइन, जो समय सीमा दी गई है, जो तय की है, उस पर खरा उतर पाएगा? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए।
न सिर्फ समय पे होगा बल्कि दुनिया का एक अलौकिक, वैसे तो वो अलौकिक है ही अपने महत्व से, लेकिन जितने संघर्षों के बाद पुनः शिलान्यास हुआ, कल 5 अगस्त था। ये मेरा ये मानना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि हम लोगों ने 5 सदी के उस संघर्षों के बारे में सुना ही था। और इतने देश में देखिए, इतने विद्वान हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, सब विवेकवान लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने, भगवान श्री राम ने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को चुना उसके शिलान्यास के लिए। इसके इशारा को हम आप क्या समझें, समझने वाला तो समझ रहा है, बस हम फोकस्ड हैं, सही समय पे बनेगा नेहा जी। और मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, वरना इस पे न जाने कितने लोगों ने कितनी धमकियां दी, क्या क्या करने का बात कहे, और शांति के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम का मतलब बीजेपी ने जो जो कहा है ऑलमोस्ट किया है, आगे भी जो कह रहे हैं करेंगे। निरहुआ जी, पीछे अभी एक ये उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी में आपका स्वागत है, ये बोर्ड कभी हम देख पाएंगे? क्योंकि एक डीपीआर तक तो तैयार हुआ नहीं है, किसी तरह की रूपरेखा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ध्यान में रखकर उसी की तर्ज पर बनाना, क्या है प्लान, किस तरीके का होगा ये फिल्म सिटी? मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए राजू भैया यहाँ उपस्थित हैं, और इन्होंने बताया भी जी। कि सब कुछ तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। राजू जी, डीपीआर तैयार है? एक तो ये बोर्ड जबरदस्ती नहीं है ये बोर्ड वहाँ लगा है, दो जगह पे लगा है। वो तो अभी जो मौजूदा फिल्म सिटी है उसे लेकर लगा हुआ है, लेकिन जिस फिल्म सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस फिल्म, जहाँ सब न्यूज़ चैनल हैं, जी हाँ, जहाँ पर हमारा एड्रेस है, जहाँ हमारा दफ्तर है, नहीं, तमाम दूसरे मीडिया के फिल्म सिटी दफ्तर तो है। अच्छा है, लेकिन ये फिल्म सिटी बाकायदा फिल्मों की शूटिंग के लिए और पूरा प्रोफेशनल और कमर्शियल होगा, जहाँ विदेश से भी क्रू आएंगे, और हम वैसे भी हिंदी फिल्मों के लिए और स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए सब्सिडी देते हैं। तो हमें एक बहुत ज़रूरत थी कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी हो, और वो सपना साकार होने जा रहा है, बहुत जल्द होने जा रहा है। और हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमसे कहा है कि इसमें 2022 के एंड तक वहाँ लोगों की फिल्मी शूटिंग शुरू हो जाएंगी। और उसमें एक बड़ी सोच के साथ डीपीआर नहीं बना, ऐसा नहीं है, डीपीआर फाइनल स्टेज में है और वहाँ मार्किंग है सबकी, डीपीआर बना हुआ है। बट आप देखिए वहाँ पे बगल में जमुना जी हैं, नदी भी है, अरावली के प्रवरवर श्रृंखला भी है, एक सिनेमा का पूरी दुनिया का वो सबसे आदर्श जगह बन के खड़ा हो सकता है, विश्व रूप में भी देखना चाहिए फिल्म सिटी हो। और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो स्टूडियोज बन रहे हैं, वो जो है वो पूरे भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, वो पूरे भारत के लोगों के लिए, कि एक ऐसा स्टूडियो और ऐसा वहाँ पे ये फिल्म सिटी बन रही है कि सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म के ही नहीं बल्कि विदेशों से, वहाँ से भी लोग आके वहाँ पे काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है, उसको हल्के में मत लीजिए आप लोग, मुझे लगता है। राज जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा जातियों की बात होती है, और कल हमने देखा किस तरीके से साइकिल रैली निकाली अखिलेश यादव ने, हर कोई ब्राह्मण सम्मेलन करने में लगा हुआ है, सपा हो बसपा हो, लेकिन आपने अभी कहा ना कायस्थों को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसे ही और भी तमाम जाति होंगी जिन्हें लगता होगा मैं कोई पूछ नहीं रहा है। कायस्थ लोगों की कोई खास वैल्यू है ही नहीं कायस्थ जो है संगठित नहीं है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि भाई हम लोग भारतीय हैं, है ना, हम लोग भारतीय हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हम सब वोट बीजेपी को देते हैं, और जो सच्चाई है वो बिल्कुल फैक्ट है। सो पढ़ाई लिखाई वाले लोग, है ना, कलम के पुजारी, पढ़ाई लिखाई से मनोज जी, इस बार के तो बच्चे इतने भाग्यशाली थे निरुआ कि बिना इम्तहान हाई स्कूल पास, इंटर पास, ये सुविधा हम लोग टाइम पे नहीं थी।
आप दोबारा दे दीजिए इम्तिहान। अरे छोड़ो, और कोई काम नहीं क्या? तो ये सुविधा। अच्छा, जब सब पास किए गए हैं, मान लीजिए तो भी उसमें 0.63% फेल हुए हैं। हमने कहा इनकी लिस्ट बनाओ, इनको अच्छे से पोसो पालो, आगे भविष्य के नेता यही हैं। सब पास हो रहे तब भी फेल हो रहे। तो खैर, बीजेपी जो है जात पात की बात में भी विश्वास नहीं रखते, जैसा कि मनोज जी ने बताया, सबने बताया, निरुआ ने नहीं, बताया। क्यों करेगी? आप देखिए, सबको साथ। जब हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में उस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, तो हमने ये थोड़ी सोच के किया कि किस जाति के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएगा। 1,27,000 करोड़ रुपया हमने देश का सिर्फ इसलिए बचा दिया कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र में चले गए। आज उसकी देन है। देखिए, बीजेपी का रास्ता बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम कहती है तो जय भीम कहने में भी हमें संकोच नहीं होता, लेकिन किसी दूसरी पार्टी से आप जय श्री राम कहलवा के देख लीजिए, हम जय अंबेडकर कहने को तैयार हैं, कहते हैं, दिल से कहते हैं। हम जय समाजवाद कहने को तैयार हैं, जरा उनसे कहिए जय श्री राम कह के दिखाएं। तो हमारी सोच हर प्रकार से एक ऐसी है जिसमें देश के जन जन को, कुछ को आज आया है, कुछ को कल होगा, विश्वास सबको होना है, ऐसा मेरा विश्वास। निरहुआ जी, जी। जिस जुगलबंदी की बात हुई थी, और आपका और मनोज जी का तो सफ़र पुराना रहा है, वो उसकी एक बानगी, एक मिसाल यहाँ इस मंच पर। हाँ, और बिल्कुल 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 होना ही चाहिए। पर भैया ने जो बात कहा उसको मैं पूरा करता हूँ कि भैया, विश्वास अब आ गया है लोगों में। आ गया इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब मैं अपने गांव गया था, तो मैं जब अपने चाचा को, बाकी लोगों को कहता था कि वैक्सीन लगवा लीजिए, तो बोलते थे भाजपा का नहीं लगवाएंगे। हाँ, ऐसा था। अब वो लोग फोन कर रहे हैं कि भैया दिनेश वैक्सीनवा लगवा दे, तो हम बोले कहाँ हैं? तब तो बोल रहे थे अखिलेश भैया लगवाएंगे, तब लगवाएंगे। अखिलेश जी भी पहले नहीं लगवा रहे थे। जिन नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उन सब ने छिप छिप के जैसा हाँ, सार्वजनिक मैं रूप से उसी पे आ रहा हूँ। तो हम बोले कि आप लोग तो बोल रहे थे भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, तो जब सपा की सरकार आएगी तब लगवाएंगे, आप लोग तो ऐसा बोल रहे थे। मेरे गांव के ही लोग बोल रहे थे। तो बोले कि हाँ, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी राहुल गांधी जी से भी ज्यादा हवा में बात कर रहे हैं, कुछ उम्मीद लग नहीं रहा है कि ये लोग फिर वापस कभी आएंगे, तो हम लोग यही लगवा लें, जान बचाना है। सही बात है। तो लोगों में भरोसा हो गया है कि फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी ही आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। शिवपाल जी 5-6 वैक्सीन लगवाए हैं। नेहा, एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल। जो आपने जातिगत बात करी, मुझको लगता है कि जिस समय 2017 में एक बहुत बड़ी जीत के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मान के साथ यहाँ चुना, तो ये शायद संकेत और संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के बहाने पूरे देश को दे दिया था कि संत की कोई जात नहीं होती, और जातियों में जो बटा हुआ उत्तर प्रदेश, उसके लिए सबसे बड़ा संदेश यही था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है कि यहाँ पर अब जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ उत्तर प्रदेश को उस विकास का हक मिलना चाहिए जो सदियों से पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ पर जो भी पार्टियाँ, आप देखिए, दूसरों को कोसने वाली बाकी पार्टियां कर नहीं, बाकी रागों का, जातियों का राग अलाप रही हैं, जितनी पार्टियां हैं, और अब जनता वो देख भी रही है, समझ भी रही है। मुझे लगता है जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास और सद्भाव, इस पर प्रदेश चल पड़ा। भैया कई बार से वो चाह रही हैं कि हम लोग एक बार जुगलबंदी पे आ जाएं, एक बार। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सवाल भी था कि ये फिल्म सिटी बनेगी नहीं बनेगी, राम मंदिर समय से बनेगा नहीं बनेगा, चाहे वो 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, या फिल्म सिटी जिसकी बात हो रही है, वो सब कुछ धरातल पे आएगा और पूरा तैयार है, प्लान पूरा तैयार है। बिल्कुल, वाह, क्या भैया, सच्चाई के धरातल पे है। तो इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करेंगे। कहीं आप जा रही हो? सभी कहीं का, जा रही हो? सर, मेरा जो समय सीमा है वो खत्म हो गई है, वो घड़ी जो है इशारा कर रही है कि अब
हम बहुत-बहुत इस धन्यवाद, सेशन बहुत-बहुत को धन्यवाद। समाप्त करें यहीं पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ आभार। शामिल होने के लिए इस बहुत मंच बहुत पर। धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।